जहां पर लगातार विकास को लेकर डिमांड हो रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कोटा के लोगों की उम्मीदें क्या है इस बजट से? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो प्रदेश सरकार का बजट आज पेश आने वाला है। दिया कुमारी अपना बजट आज पेश करेंगी। तो आपको बता दें, कोटा को लेकर के उम्मीदें लगातार उठती जो रही हैं। मोटे तौर पर मिनी सचिवालय को लेकर के मांग जो है, मिनी सचिवालय को मांग उठ रही है। इसके साथ ही आपको बात करें तो नगर निगम को लेकर के इस बार उम्मीद है कि इस बार के बजट में कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर जो दो नगर निगम है वो एक हो जाएंगे। इसके साथ हाईकोर्ट बेंच की मांग कोटा के अधिवक्ता लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर के लंबा संघर्ष कोटा के अधिवक्ताओं कर रहा है। लेकिन फिलहाल कोटा के युवा, कोचिंग सिटी के युवा आखिर क्या उम्मीद करते हैं इस बजट को लेकर के, उनसे सीधी बात करेंगे और कोटा के युवाओं की उम्मीद इस बजट को लेकर के जानेंगे। आज बजट प्रदेश सरकार का आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? जी, हमें इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहला तो कोटा शिक्षा की नगरी है। दूर दराज से विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, परंतु एयरपोर्ट की समस्या जो काफी समय से यहाँ अटक रही है उन विद्यार्थियों के लिए, तो एयरपोर्ट की समस्या केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस बार हम चाहते हैं उस पर अंकुश लगे और एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो और एयरलाइंस की सेवाएं शुरू हो। दूसरी चीज, जो स्किल डेवलपमेंट का जो बात पिछले बजट में राज्य सरकार ने करी थी और कुछ ऐसे कोर्सेज लाने की बात करी थी जिनसे रोजगार विद्यार्थियों को मिले, तो ऐसे कोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाए और सबसे पहले ऐसे कोर्सेज सरकारी कॉलेजों में इम्प्लीमेंट किए जाए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। आप क्या कहेंगे? कि स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे से फंडिंग हो ताकि इस खेलकूद में सब लोग पार्टिसिपेट करें, सारे स्टूडेंट्स आए और उनको लेके आगे बढ़ें, क्योंकि जब बच्चा रहता है वो सीखता है, कूदता है, तो वो अपने करियर को लेके भी अच्छे से ग्रो करता है। यस, आपका रिएक्शन क्या होगा बजट? मेरा मानना यह है कि अंडर द न्यू बजट आई थॉट कि ग्रीन इनिशिएटिव्स होने चाहिए, डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम सेटअप होने चाहिए और साथ ही स्टार्टअप फंडिंग्स भी होने चाहिए न्यू फ्रेशर्स के लिए जिनको बिजनेस के लिए सपोर्ट मिले, और मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। आई मीन फ्रॉम ग्रीन इंटर्नशिप्स दैट जितने भी इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा। एंड आई मीन फ्रॉम द डिजिटल एजुकेशन दैट ऑनलाइन लर्निंग को भी प्रमोट करना चाहिए और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि आगे हमें फर्दर इजी लर्निंग हो और एजुकेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाए और साथ ही ट्रेनिंग और इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम्स भी प्रमोट की जाए जिससे कि हमें इजी लर्निंग और नए तरीके मिल सके। और स्टार्टअप फंडिंग से थ्रू न्यू इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स जो भी रहते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसके थ्रू वो भी अपना बिजनेस सेटअप कर सके। आपकी उम्मीद? जी, बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में यूथ मुख्य केंद्र होना चाहिए और इस बजट का मुख्य केंद्र यूथ होना चाहिए क्योंकि यूथ ही किसी भी राष्ट्र की धुरी होता है और को फोकस करे भजनलाल सरकार, ऐसी उम्मीद आपकी? बिल्कुल जी, आज तक माना जाता था कि किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, पर अगर राजस्थान प्रदेश में प्रेजेंट में देखें तो युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है। विभिन्न पेपर घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही है, समय पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। इसकी वजह से युवाओं को प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अक्सर बोलते हैं कि ये युवाओं की सरकार है, तो सरकार कम से कम बजट में ये बताए कि ये रियल में युवाओं की सरकार है। जब रीट 2022 में आई थी तब उसमें 35,000 पद थे, अपने आप में काफी बड़ी संख्या में थे, पर प्रेजेंट टाइम पे ओनली 7,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति मिली जो अपने आप में काफी निराशाजनक है युवाओं के लिए। तो अगर हम युवा हैं इसलिए युवाओं का पक्ष रखते हैं और युवाओं के लिए चाहते हैं कि कम से कम जो पद खाली चल रहे हैं उन पे तो कम से कम वित्तीय स्वीकृति मिले। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में की आबादी 7 करोड़ है जिसमें से 1.5 से 2 करोड़ ये युवा है। अब है ना, पहले ये जो रेलवे और है ना ये जो है ना ये सेना की ये भर्ती निकलती थी उसमें ना ये काफी ज्यादा ना ये पद ये हुआ करते थे, पर अब है ना जो है ना ये युवा है जो अपनी स्किल्स को मतलब है ना ये मतलब वो स्किल्स ये होनी चाहिए ताकि है ना वो आईटी सेक्टर में जा सके, ना वो प्राइवेट सेक्टर में जा सके। और दूसरी बात है ना मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनको साथ में ना ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, ये दिल्ली मुंबई ये एक्सप्रेस वे बन रहा है जिससे किसानों को मतलब है ना ERCP के तहत है ना उनको है ना ये 17 जिलों में पानी मिलेगा और हाड़ोती है ना ये लहसन और है ना ये धनिया का ये उत्पादक में मतलब अग्रणी हो के मतलब है ना ये 200 है ना ये मीट्रिक टन है ना ये अकेला
ये हार्ड होती है। नई औद्योगिक इकाइयां को लेकर के लगातार मांग उठती है कि नई औद्योगिक इकाइयां कोटा में स्टेबल हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जी निश्चित रूप से पहले भी यहाँ पे IAL, DCM जैसी औद्योगिक नगरी क्षेत्र थे, चंबल फर्टिलाइजर है, CFCL है, काफी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं। हम चाह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ इसको औद्योगिक नगरी भी कोटा को बनाया जाए। यहाँ पे काफी जगह है और काफी युवा है, काफी मैन पावर यहाँ पे इजीली उपलब्ध हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कोटा को उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाए। और इस बजट से हम ये आशा करते हैं कि सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो ज्यादा डेवलप हो, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंजम्पशन लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और विद्यार्थियों लोगों को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाती आजकल, तो उसका एक स्रोत बने और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का लोग बाग यूज करना शुरू करें। आप क्या कहेंगे? बजट के हिसाब से तो हमारे देश, मतलब हमारे राज्य को शिक्षा और किसान और इसके बिल्कुल देखिए हिमांशु, लगातार जो उम्मीदें हैं वो युवाओं की बहुत अधिक है, ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। फिलहाल युवाओं से हमारे संवाददाता हिमांशु बात कर रहे थे। अब जरा हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं इस सिलसिले में। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। अभी आपने युवाओं की बात सुनी, आमजन की बात सुनी, बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, चाहे युवा, चाहे किसान, महिलाएं या फिर जो पुरुष हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या खास मिलेगा आज जनता को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि कथनी करनी एक हो तो बन जाए बात, बाप सदा मंगल रहे, मंगल हो दिन रात। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार इसी पथ पे काम कर रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में मोदी जी की गारंटी पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जन जन ने मोहर लगाई है और जनता मोदी जी की गारंटी पर पूर्ण विश्वास करती है, समर्पण भाव से विश्वास करती है। और यही कारण है कि राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार गरीब कल्याण के लिए, युवा बलवान के लिए, अन्नदाता के आत्मनिर्भर के लिए और नारी की समृद्धि और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आने वाला बजट युवाओं को बलवान बनाने वाला, उनके भविष्य को सुनहरे बनाने वाला, गरीबों के कल्याण करने वाला, विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने वाला, विकासोन्मुखी हर घर खुशहाली पहुंचाने वाला बजट होगा। आपने देखा है कि भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन से भागीरथ बनके राजस्थान के सपनों को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने पहले ही दिन शपथ लेते ही निर्णय लिया कि ERCP जो जल की बहुत महत्वाकांक्षी बताइए उसे धरातल पर लाकर अन्नदाता का जीवन बदला जा सकता है। पहले दिन से ही नरेंद्र कटारा जी का भाषण समाप्त हो गया हो तो कृपया मैं उन्हें रोकना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि अब घोषणा क्या करेगी सरकार? नहीं, कटारा साहब, आने वाली सरकार जी बिल्कुल। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाला बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा, महिलाओं को समर्पित होगा, किसान अन्नदाता को समर्पित होगा और यहाँ के गरीब वंचितों के हित में होगा, क्योंकि ये बजट जनता का बजट है। आपने लगातार देखा होगा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के प्रत्येक वर्ग से बात की है, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं से बात की है, युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, गरीबों से बात की है, कटारा जी, कर्मचारियों से बात की है। ये बजट आने वाला है।